हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी 10th क्लास से क्लास 11th में हुए हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया होना चाहिए कि क्लास 11th के अंदर मैथ्स में आपके क्या क्या टॉपिक होंगे, कितना सिलेबस आपने कवर करना है, उसको कितना टाइम आपने देना है, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो क्लास 10 से रिलेट करते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो क्लास 12 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का हमारा जो मेन एम है वो है सिलेबस इंट्रोडक्शन एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th, यानी कि जो क्लास 11th में जो एलिमेंट्स मैथ पढ़ते हैं बच्चे, उनका जो सिलेबस है वो क्या होगा। वैसे जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी मैथ हो, चाहे एलिमेंट हो, मॉडर्न एबीसी हो या फिर आरडी शर्मा हो, किसी भी टाइप का मैथ हो, सिलेबस तो लगभग सेम रहता है कि हर एक मैथ्स का एक लेवल होता है, भी थोड़ा एक कम लेवल का है, कम क्वेश्चन मिलते हैं, किसी मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलेबस लगभग सभी का क्या है, सेम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, आपके पास टोटल है जो वो 16 चैप्टर रहेंगे। भी क्लास 10th के अंदर आपने पढ़े थे 15 चैप्टर, क्लास 11th के अंदर आए आपके 16 चैप्टर। अब ये सिर्फ नाम के ही 16 चैप्टर हैं, एक्चुअल में ये 15 ही है। एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप ना भी पढ़े तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना वो 11th से पहले आपने कभी पढ़ा है, ना 11th के बाद शायद आप कभी पढ़ेंगे, यानी कि वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वो मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं, इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है सेट्स, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, ये पहले आपने कभी भी नहीं पढ़े भी, यानी कि क्लास 10th से पहले या 10th में कभी भी नहीं आए। ये आपके लिए एक नया ही टॉपिक होगा कि सेट क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, रिलेशन फंक्शन क्या है, रिलेशन फंक्शन हम क्यों पढ़ते हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे भी। अब ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये क्लास 12th के अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका बेस आपको क्लियर करवाएंगे भी, यानी कि उसका जो बेस होगा वो आप यहाँ से बना के चलेंगे। अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्लास 11th एक नॉन बोर्ड क्लास है, अगर हम थोड़ा कम या हल्के में भी मैथ को ले लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पास हमें हो ही जाना है। अब देखो भी, आपका टारगेट है जो वो पास होना नहीं, आपका टारगेट नॉलेज लेना होना चाहिए। हर एक टॉपिक का आपको डीपली नॉलेज हो, तो कभी भी आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ में आपके कम मार्क्स आए या फिर आगे आने वाले क्लासेज में आपको प्रॉब्लम्स हो। तो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बेसिक क्लियर करवाएंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। और जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो नाम भी रिलेशन एंड फंक्शन है क्लास 12th के अंदर, चाहे चेक कर लेना मैथ्स के अंदर। ये नए मैथ में आपको 4 चैप्टर मिलेगा, पुराने मैथ में आपको ये फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, यानी कि नंबरिंग चेंज कर दी, चैप्टर वही है रिलेशन एंड फंक्शन। तो कहीं ना कहीं क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें। यानी कि एक दूसरे से लिंक भी है, डायरेक्टली आप सेकंड नहीं पढ़ सकते, आपको फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, सेकंड पढ़ना पड़ेगा, इसी तरीके से। उसके बाद अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अब चैप्टर नंबर 3 को मैं सर्कल में बंद कर देता हूँ और एक 13 को भी ऐसे ही सर्कल में बंद कर देते हैं भी। अब आपको लग रहा है सर आप 3 से सीधा 13 पे जंप कर गए, बाकी वाले कौन बताएगा भी, अभी बताएंगे। अब 3 का 13 से क्या कनेक्शन है वो मैं बता देता हूँ। ये जो दोनों चैप्टर हैं भी, ये 11th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के अंदर आते हैं। मैं यहाँ बीच में लिख भी देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। वो आपने 11th के अंदर कौन से हैं, एक तो हो गया भी 3 आपका, एक हो गया 13। और इन चैप्टर्स के अंदर खास चीज़ क्या है कि ये जो दोनों चैप्टर हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। दोनों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने क्लास 10th के अंदर 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ी थी। अब अगर आपने 10th क्लास में 8th और 9th चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से डीपली स्टडी कर रखे हैं, तो 3rd और 13 में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3rd चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ है, यानी कि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है भी, ये नहीं है कि ये बिल्कुल शॉर्ट से हैं और इजीली हो जाएंगे। अब कम से कम ये मान के चलिए 10 एक्सरसाइज इसके अंदर हैं और 10 एक्सरसाइज ही इसके अंदर हैं भी, यानी कि टोटल 20 एक्सरसाइज आपकी होगी सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर।
ये काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं। ये जो थे वो फर्स्ट और सेकंड ये एवरेज चैप्टर के अंदर आते हैं, भी इनकी ज़्यादा लेंथ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, एवरेज से चैप्टर हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं और कंसेप्ट भी थोड़े लेंथी हैं, हैवी भी हैं, तो इनको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से डीपली स्टडी करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप एक ही बार में समझ लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई कंसेप्ट छोड़ दिया तो वो क्लास 12th में कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा, वो आपको दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो क्लास 12 तो क्या आगे ग्रेजुएशन एमएससी तक भी चले जाएंगे, वो फॉर्मूलाज एज इट इज यूज होते रहते हैं भी, ठीक है ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब एक चीज ध्यान में रखना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होती है, इस पे जो क्लास 12th का कैलकुलस है वो सारा का सारा डिपेंडेंट है। क्लास 12th के अंदर कैलकुलस में चैप्टर नंबर 6 से लेके 11 तक के टॉपिक आते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि क्लास 12th के 6 चैप्टर इससे सीधे लिंक है, यानी कि ये उनका बेस है भी। अब ये मान के चलो ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों। यानी कि क्लास 12th के 6 से 8 चैप्टर आपको ये 2 चैप्टर ही क्लियर करवा देंगे, इनका क्या होगा, बेस होगा। इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 4th चैप्टर है। अब 2 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, एक इंडक्शन और एक डिडक्शन। डिडक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इंडक्शन है, और ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है और शॉर्ट भी है, बिल्कुल शॉर्ट सा चैप्टर है। एक ही एक्सरसाइज है भी इसके अंदर, सिंपल सा है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, इजीली आप 2 से 3 पीरियड में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है और 12th में इसका कोई यूज़ नहीं है, काफ़ी 1-2 क्वेश्चन अगर मिल गया वो तो अलग बात है, यानी कि इतना खास यूज़ नहीं है भी इसका, इसको नेग्लिजिबल मान के चलो 12th के लिए। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 4th, जिसमें आपने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले थे, नेचर ऑफ रूट निकाले थे। उसमें आपने देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम बोलते थे कि वहाँ कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेगेटिव का अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते। अब आप उन नेगेटिव के अंडर रूट वाले इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे वो हमें 5th चैप्टर बताएगा भी। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, उसका मैग्नीट्यूड, आर्गन प्लेन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप 11th के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है कि नेगेटिव का अंडर रूट ये कैसे डिफाइन करेगा, इस तरीके से। तो ये भी एक एवरेज चैप्टर है, ना तो हम इसको ये बोल सकते कि ये बहुत ही ईजी है, ना बोल सकते बहुत मुश्किल है, बिल्कुल एवरेज सा हो गया बस। लेंथ में भी ऐसे ही है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, शॉर्ट ही है, इतना नहीं, एवरेज है लगभग। तो लीनियर इनक्वालिटीज़ पे आते हैं, ये 11th के मैथ का बहुत ही ईजी सा चैप्टर है और शॉर्ट भी है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाता है। इसमें ही आपके लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के साइंस यूज होंगे। अब इक्वालिटीज़ के बारे में सुना है, इक्वल, इनइक्वालिटीज़, इनइक्वल, यानी कि इस तरीके से आप समझे कि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं आता है, लेस देन ग्रेटर देन रहता है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, जो सिंपली इसमें 5 या 6 5 ही एक्सरसाइज है शायद, तो बिल्कुल आसान सी है, ये मान के चलो तो आपके 8 से 10 पीरियड में सारा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ये जो चैप्टर है ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है भी, ठीक है ना। कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, जैसे अब मान के चलें कि एक नाम है दिल्ली, भी आप इस दिल्ली को कितने तरीके से लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दो इसके लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को। तो इस तरीके के क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं कि हमारे पास 10 बॉल हैं, हम उनमें से 2 बॉल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप के। यानी कि इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, काफ़ी पढ़ने में अच्छा लगता है इस टाइप के जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। या फिर एक पार्टी में 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया तो कितने हैंड शेक हुए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में इसका प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ है, यानी कि क्लास 12th में जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे भी तो वहाँ इस कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम। अभी आपने 9th में देखो 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक मोनोमियल था, एक बाइनोमियल था, एक ट्राइनोमियल था। बाइनोमियल उसमें था कि जिसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब उसी के बारे में आप पढ़ोगे। आपने सिंपल फॉर्मूले पढ़े हैं कि a + b का स्क्वायर या फिर
a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि a प्लस बी की पावर 6 है भी, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। a प्लस बी की पावर 7 है, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आते हैं। इनको हम कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो सारा कुछ आप बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे। ये भी एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लेकिन शॉर्ट है, शॉर्ट सा चैप्टर है और इजी वे में आता है। शॉर्ट यानी कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, बस ज़्यादा नहीं। शॉर्ट सा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 9th है सीक्वेंस एंड सीरीज भी, जो अभी आपने 10th के अंदर एपी पढ़ के आए। एपी में आपने ये वर्ड सुना होगा सीक्वेंस, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर। अब वो आप पढ़ेंगे कि वो एपी कहाँ से आया, एपी कहाँ से आया। एपी क्या है, एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, सीरीज क्या होती है। ये एक लेंथी सा चैप्टर है, ये ध्यान रखें। क्लास 11th में इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, जो लेंथी चैप्टर है। लेंथी चैप्टर्स के अंदर आते हैं आपका 3rd हो गया, 9th हो गया, उसके बाद 10th, 11th और 13। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इनको आप एक साइड रख लें, बाकी सारे मैथ को एक साइड रख लें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इनको हमने डिवाइड किया है। ये 500 चैप्टर जो मैंने लिखे हैं काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं, टाइम लगता है करने में, और इतनी देर में तो ये बाकी के लगभग सारे हम कवर कर देते हैं। आसान आसान से चैप्टर हैं बाकी तो सीक्वेंस एंड सीरीज आप पढ़ोगे, लेंथी चैप्टर हैं, लेकिन जो इसका लेवल है वो एवरेज लेवल रहता है। अभी ये नहीं है कि काफ़ी मुश्किल है, आसानी से हो जाएगा अगर आपने एपी को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो एक एपी आएगी, एक जीपी भी आएगी। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आते हैं। ये ध्यान रखना, अगर 3rd और 13 के अलावा कोई जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो है 10th और 11th चैप्टर। 10th में स्ट्रेट लाइन की रिलेटेड जितनी भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, जितने भी तरीके से निकाल सकते हैं, वो सारा 10th के अंदर आएगा। कोनिक सेक्शन में आपने कुछ नाम सुन रखे होंगे, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, आपको ये अजीब से नाम लगेंगे, इलिप्स हो गया, और उसके बाद है हाइपरबोला हो गया। तो ये सारे टॉपिक आप जो 11th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट के अंदर, या फिर मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम हो, एचटेट हो, सीटेट हो, तो वहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 10th में आपने 7 चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 2D ज्योमेट्री के अंदर था, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब वही चीज़ आप 3D के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि वहाँ क्या था कि x और y एक्सिस थे, और यहाँ क्या आ जाएगा, z एक्सिस और आ जाएगा, बस, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी लेवल चैप्टर है और लेंथी भी नहीं है, ईजी है और शॉर्ट सा चैप्टर है, सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज होंगे इसमें। क्लियर। 13 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद जो मैं ये बोल रहा था ना कि 16 चैप्टर हैं, लेकिन है एक्चुअल में 15 ही, वो ये चैप्टर है जो ना के बराबर है। मैथमेटिकल रीजनिंग कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है, 2 स्टेटमेंट को हम एंड से जोड़े, और से जोड़े, इस टाइप के कंसेप्ट हैं। एग्जाम में ये मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 मार्क्स के अंदर आता है बस, और अब की बार तो ये कैंसल आउट ही हो गया था। यानी कि इस चैप्टर को अगर आप बिल्कुल छोड़ भी देंगे ना, तो ये आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये मान के चलिए आप। ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बस ये है कि हमें पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत ये पता लग जाए कि एक्चुअल में ये किससे रिलेटेड है, क्या टॉपिक है इसका, ठीक है ना। ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ना आपने 10 से पहले कभी पढ़ा है, ना 11th के बाद आप कभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12th वगैरह में इसका कोई यूज़ ही नहीं है इसका, ये मान के चलें। उसके बाद 15, 16 स्टैटिक्स, यही आप 10th के अंदर भी पढ़ के आए थे, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, मीन मीडियन मोड नहीं है अब यहाँ आएगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद आएगा वेरिएंस। ये स्टैटिक्स के अलग ही टॉपिक आपको मिलेंगे जो मीन मीडियन मोड से अप लेवल के होंगे। यानी कि मीन मीडियन मोड आपने पढ़ दिया, उनसे अब आपने आगे की ओर बढ़ना है, तो ये 3 टॉपिक आपको स्टैटिक्स के अंदर मिलेंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। इन्हीं पे ही सारा चैप्टर डिपेंडेंट है। एक ईजी सा चैप्टर है ये, आप मान के चलिए इसको, और शॉर्ट चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। लेंथी के अंदर सिर्फ वो मैंने 5 चैप्टर लिखे हैं, वही हैं बस, वो 5 चैप्टर, और बाकी का सारा मैथ दोनों को एक पलड़े में रखोगे तो दोनों इक्वल ही मिलेंगे, आप इसको ऐसे समझें। उसके बाद है 16 प्रोबेबिलिटी, ये भी एक इजी लेवल चैप्टर है भी,
इसमें 5 to 6 शायद 6 एक्सरसाइज हैं, 5 to 6 एक्सरसाइज रहेंगी, काफ़ी आसान सा है। तो इस तरीके से अब ये जो स्टैटिक्स हैं ये आपको क्लास 12th में नहीं मिलेगा भी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लास 12th में भी एज इट इज़ रहेगा, ये तो लास्ट चैप्टर ही वहाँ रहेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन कि आपने किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। देखो पढ़नी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट वर्ड भी होता है। हाँ भी एक्चुअल में ये चीज़ें तो आपने किसी भी कीमत पे छोड़ दी नहीं। अब जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर आप पढ़ो तो चाहे आप रिवीजन भी मत करना, एक बार पढ़ के छोड़ दिया चलो बहुत है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो मैक्सिमम टाइम है वो किस चैप्टर को देना है, कि ताकि हम 12th बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर लेके आएँ, ठीक है ना। तो इन चैप्टर पे आपने फोकस करना है, 3rd 13 10th 11th, और इसके अंदर फर्स्ट सेकंड ये मैंने बताया था 12th के फर्स्ट चैप्टर का बेस है, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इसके अंदर आप अगर फर्स्ट सेकंड भी लिख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। देखिए वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन मैंने बताए हैं वो ये थे 1 2 3 4, और फिर उसके बाद आते हैं फर्स्ट और सेकेंड। इस तरीके से ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो और लेंथी चैप्टर ये 5 थे, तो मैंने ये बता ही दिया। तो ये था आपका एक जनरल सा सिलेबस इंट्रोडक्शन भी, आपके किस टॉपिक को आपने किस तरीके से पढ़ना है, क्या लेवल रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस क्लास 11th का मैथ उठाया और सेट से शुरू हो गए, यानी कि हमें टारगेट ही नहीं पता कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन वगैरह, वरना करवाने को तो मैं यहाँ फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट करवा देता आज की वीडियो में, लेकिन एक जर्नल इंट्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि आपको ये आइडिया हो कि आपका एम क्या होना चाहिए, आप में एग्ज़ाम में मार्क्स कौन सा चैप्टर देगा, कौन सा क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के कौन से चैप्टर अब यहाँ काम आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जो क्लास 11th में हुए हैं वो कंप्लीट देखें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपने कुछ और पूछना है या आपके कुछ और क्वेश्चन है किसी चैप्टर से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड भी, इसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये कैसा टॉपिक है, कितना आगे काम आएगा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स को जो 10th से अभी 11th में हुए हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।